जिस तरह से दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिला, जिस तरीके से यमुना काले नाले में तब्दील हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़का है पता नहीं चलता, यातायात व्यवस्था कुछ है नहीं, पार्किंग कुछ है नहीं, पार्क्स की व्यवस्था खराब है, और एमसीडी में कचरा कचरा और दिल्ली पूरी तरह से कूड़ा कूड़ा हो गई है। नमस्ते, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार। अगर मैं बात करता हूं आपके राजनीतिक जीवन की जी, तो आपने राजनीति में आने का ये विचार कब बनाया, कौन आपके रोल मॉडल थे, कहाँ से ये शुरुआत हुई? देखिए, राजनीति में मेरे परिवार में वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई विद्यार्थी परिषद और संघ में ज़रूर थे, और उनको देख कर के ये बात है, जब देश में आपातकाल लगा था और काला अध्याय देश का बना था, इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था, तो उस समय मैं स्कूल में था, और तब मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो विद्यार्थी परिषद संघ की गतिविधियों में काफ़ी एक्टिव रहते थे, और मैं उनको देखता था। लेकिन उनको देखते देखते ही जैसे मैं कॉलेज में गया, और कॉलेज में जाने से पहले मैंने स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद को बहुत पढ़ा। तो स्वामी विवेकानंद से मुझे इस देश के युवाओं के, देश के विज़न के बारे में, देश में हमारे को आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए, तो वो मुझे एक समझ में आया। और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद को भी मैंने बहुत पढ़ा। तो सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, सामाजिक जो भेदभाव है, वो भी हमको, और देश की गरीबी, और हमको कितना काम देश के लिए करना चाहिए, वो सारे जो विचार थे वो मेरे मन स्थिति पर हमेशा शुरू से रहे हैं। और उसके बाद जब मैं संघ में गया तो संघ में जिस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने का कार्य, देश को आगे बढ़ाने का कार्य केवल राष्ट्र ही प्रथम है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैंने सीखा। उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो विद्यार्थी परिषद, जो इस देश के विद्यार्थियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि छात्रों को क्या चाहिए, एक शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए, तो मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से उपाध्यक्ष भी बना, और लगभग 8 साल मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। और मुझे याद है उस समय आसाम में, गुवाहाटी में आंदोलन हुआ था, हम यहाँ से सत्याग्रह करने के लिए गए थे। आसाम में जब आसू की जो ऑल आसू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनके समर्थन में हम वहाँ पर गए थे, और देश के लिए और आसाम के लिए। और वहाँ हमको कांग्रेस की सरकार ने, हितैषी सेठिया की सरकार थी, 20-20 किलोमीटर तक ले जा कर के हमको मारा था, हमारे साथ अत्याचार हुआ था। तो तब से ही ये एक लगातार ये सवाल मन में रहा कि इस देश के लिए, इस देश के परिवेश के लिए, देश की राजनीति के लिए हमारा जो स्वदेशीकरण है वो बहुत ज़रूरी है, और हम आत्मनिर्भर अगर बनेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी नीति को हमको लेकर के जाना चाहिए जिसमें हम देश की बात करें, स्वाभिमान की बात करें, अपनी भाषा की बात करें, देश में जो हमारी कृषि प्रधान देश है उसमें अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं। तो तब से बस थोड़ा बहुत राजनीति में, सामाजिक कार्यों में करने का हमेशा से एक उद्देश्य रहा, और कार्य करते रहे। जिस समय आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी, क्या चुनौतियां सामने आई कि कैसे युवाओं को जोड़ा जाए? क्योंकि जिस दौर में आप राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उस दौर में देखा जाता है कि युवा ज़्यादा पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए और पार्टी की सदस्यता युवाओं ने ली। तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां थीं उस समय? देखिए, मैं जब अध्यक्ष बना तो उससे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मैंने बहुत काम किया, 8-10 साल। और उमा भारती उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थी भारतीय जनता युवा मोर्चे की, तो अखिल भारतीय स्तर पर भी मैंने काम किया, और छात्र संघ में मैं रहा था। तो युवाओं के साथ मेरा लगाव शुरू से रहा था। युवाओं की जो समस्याएं हैं, उनके जो सामाजिक एक मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उनके रोजगार की समस्याएं हैं, उनको आगे बढ़ने की समस्याएं हैं, ये सब चीज़ों पर एक समझने और देखने का अवसर मुझे उस युवा काल में मिला। लेकिन जब मैं अध्यक्ष बना तो एक नए प्रकार की परिस्थिति दिल्ली में जन्मी थी। कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार था, यूपीए की गवर्नमेंट थी,
जमीन से लेकर के कोयला घोटाले से लेकर 2G 3G स्पेक्ट्रम के घोटाले हुए थे और पूरे देश में एक निराशा का भाव था। और उस समय अन्ना का जब आंदोलन हुआ तो उस अन्ना के आंदोलन में आज की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें जो अरविंद केजरीवाल थे या उस समय जो एक्टिविस्ट थे, वो लोग अन्ना के आंदोलन में थे। और ये आम आदमी पार्टी अन्ना के आंदोलन का बाई प्रोडक्ट है। और इन्होंने लोगों के मन में एक निराशा तो थी ही भ्रष्टाचार को लेकर के कि शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ गेम हुआ था और उस समय बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप शीला दीक्षित पर लगे थे और आम आदमी पार्टी ने इसको बहुत अच्छे से भुनाया और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से एक कैमोफ्लाज किया, उस कैमोफ्लाज में उन्होंने लोगों को कहा कि अगर शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया है, और वो ऐसे 300 पेज के कागज़ टेलीविज़न में दिखाते थे कि 300 पेज की FIR हैं और जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा तो मैं इनको जेल में डाल दूँगा। तो अरविंद केजरीवाल बहुत ही भारत की राजनीति में एक अलग तरह के राजनीतिज्ञ बने। नहीं, अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान की बात करते हैं। अभी बीते दिनों 2100 रुपए देने का अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है महिलाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजरिए से देखिए, मैं 2100 रुपए की बात भी करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल एज ए लीडर ये पूरी तरह से एक जिसे कहना चाहिए अराजक राजनीति के प्रतीक हैं। आपको ध्यान होगा 26 जनवरी आने वाली है, यही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 26 जनवरी पर धरने पर बैठे थे। देश के गणतंत्र दिवस पर अगर कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठ सकता है तो आप समझिए कि उसकी मानसिकता क्या होगी। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जब अफजल गुरु को फांसी लगी थी, JNU में देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगे थे, तो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ अरविंद केजरीवाल सबसे पहले खड़े हुए थे। और आपको ध्यान होगा जब CAA बना, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें सो कॉल्ड जो पहले 12% हिंदू आबादी थी वो आकर के केवल 0.5% रह गई, 1% रह गई, -5% रह गई। उसमें जब उनको भारतीय नागरिकता देने का कानून बना तो उसमें भी वो उसके साथ खड़ा हुए। बहुत लंबे विषय हैं ये कि राष्ट्र के खिलाफ, देश के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई हमारे सैनिकों को जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और पाकिस्तान एडेड मिलिट्री ने जिस प्रकार से अटैक किया था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, और भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो सबसे पहला सवाल उस सर्जिकल स्ट्राइक पर अगर किसी ने किया था तो अरविंद केजरीवाल थे। तो अरविंद केजरीवाल की एक अराजकता की राजनीति, और दूसरा दिल्ली के लोगों को बहुत तरह के सपने उन्होंने दिखाए कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, दिल्ली में सबको फ्री पानी मिलेगा, दिल्ली में सबको फ्री बिजली मिलेगी, यहाँ की रोड सिंगापुर जैसी होंगी, यहाँ की यमुना का जो यमुना है वो पूरी तरह से थेम्स रिवर की तरह से शानदार यमुना बन जाएगी, यहाँ का जो एजुकेशन मॉडल होगा वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा होगा, यहाँ की जो एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, प्लस यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक जो लेकर के आए थे, सो एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ में ये सरकार फेल हुई है। आपने जो मुझसे सवाल किया वो सवाल तो केवल एक मुद्दे पर कि उन्होंने जो 2100 रुपये की घोषणा की है। ये अरविंद केजरीवाल झूठ के सबसे बड़े पर्याय हैं। झूठ, धोखा और भ्रष्टाचार ये इनकी राजनीति में हैं, और हमने टेलीविज़न पर भी बहुत सारे इनके एपिसोड देखे हैं। किस तरह से भगत सिंह की फ़ोटो को लेकर के एक एपिसोड आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं ऐसे इसमें अच्छा लगूंगा, तो उनकी सब चीज़ें एक आडंबर है पूरा। उस आडंबर में महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान की बात केवल और केवल दिल्ली को धोखा है। मैं आपको बताता हूं कि इन्हीं की सांसद स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, मुख्यमंत्री निवास के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, उनकी पत्नी की उपस्थिति में, उन्हीं के सहायक द्वारा उसको पीटा जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, उसको लात घूंसे मारे जाते हैं। अगर उन्हीं की सांसद एक मुख्यमंत्री निवास में सुरक्षित नहीं है तो आप समझिए कि दिल्ली की महिला कैसे सुरक्षित होगी। और दिल्ली में
भय का वातावरण महिलाओं के प्रति बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके एमएलए का है। मैं आपको याद दिलाता हूं, इन्हीं के एक मंत्री थे संदीप, जिन्होंने एक महिला अपने बच्चों का पेट भरने के लिए राशन कार्ड बनवाने के लिए गई थी कि उसको महीने में राशन मिल जाए और अपने बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन उस महिला का जिस प्रकार का केस बना कि उसके ऊपर उसका रेप किया गया, उसकी इज्जत तार तार की गई, ये महिला सम्मान है क्या? इन्हीं के एमएलए सोमनाथ भारती, जिनको एफआईआर हुई, उन्हीं की पत्नी का जबरदस्ती गर्भपात कराया गया। उन्हीं की पत्नी ने आरोप लगाया कि प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर उन्होंने डॉग्स को छोड़ दिया। ये महिला सम्मान है क्या? और किस महिला सम्मान की, और इनके जितने भी एमएलएज हैं, कितने एमएलएज के ऊपर महिलाओं के दुर्व्यवहार के, उनको छेड़छाड़ के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। रही बात 2100 की, मैं 2100 की बात आपको बताता हूं। ये 2100 की जो बात है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का। उन्होंने सार्वजनिक सूचना का एक नोटिस निकाला है और उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की योजना, जब भी हम सरकार में होते हैं तो अगर कोई योजना हम निकालते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बजट होता है, उसके लिए सरकार एक विज्ञापन निकालती है और सरकारी लोग या तो सरकारी पोर्टल पर या सरकारी लोग उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, सरकार के लोग। लेकिन यहां पर इन्होंने ये पूरा एक सार्वजनिक सूचना निकाली है कि ऐसी कोई योजना महिला सम्मान की हमारी नहीं है और ये पूरा भ्रम फैलाने का काम है। ना ही कोई सरकारी कर्मचारी इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है। इन्होंने बताया कि ये भी उन्होंने आगाह किया है कि कोई भी महिला अपना आधार कार्ड, अपना बैंक का डिटेल, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस किसी को भी नहीं दे। ये फर्जी जो कार्ड बनाए हैं, ये लोगों के साथ धोखा है, लोगों के साथ बेईमानी है। ये एक और लोगों को मूर्ख बनाने का, वोट लेने का माया जाल है। ये लिख करके उसमें लिखा है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि इन्होंने ही आज से 3 साल पहले जब पंजाब में सरकार बनी थी तो पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वायदा किया था। 1000 तो छोड़िए, एक भी महिला को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ये केवल और केवल झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार की राजनीति करने के लिए, वोटों को लुभाने के लिए ये इस योजना को लेकर के आए हैं। और दूसरा, इनके लोग उसका पंजीकरण कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं। अभी हम देख रहे हैं जगह जगह जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय हैं वहां पर महिलाओं की भीड़ लगी है और एक रजिस्ट्रेशन चल रहा है इसी नाम पर कि ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको 2100 रुपए शायद मिलने वाले हैं, कुछ इस तरीके का। आप देखिए, इन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। महिला एवं बाल विभाग, इन्होंने लिखा है, दिल्ली के सामान्य नागरिकों को यह सलाह दी जाती है वो इस गैर मौजूद योजना के झूठे वायदों को न माने क्योंकि ये भ्रामक है और बिना किसी प्राधिकरण के सामान्य जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है वे किसी भी अधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण देने में अत्यधिक सतर्कता बरते, क्योंकि आजकल जितने फ्रॉड हो रहे हैं ये आपको कोई अधिकार ही नहीं है। तो ऐसी कोई योजना नहीं थी। ऐसे ही एक और योजना भी लेकर के आए, चूंकि आपने मुझसे योजना पूछा है, तो किस तरह के फ्रॉडलेंट एक्ट करते हैं ये, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से डबल करेक्टर इनका है, किस तरीके से माया जाल में फंसाते हैं। एक और योजना वो लेकर के आए, संजीवनी योजना। वो संजीवनी योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इन्होंने भी सार्वजनिक, यानी इस सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात किसी सरकार के लिए हो सकती है कि सरकार योजना लागू अनाउंस करे एक दिन पहले और उन्हीं का विभाग, संबंधित विभाग मना कर देता है। वो ये निकाले, उसने लिखा है कि संजीवनी योजना नामक कथित योजना का प्रचार किया जा रहा है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को अस्पतालों में आय का मानदंड नहीं रखते हुए इलाज फ्री होगा। यह सब कुछ झूठ है, विभाग के संज्ञान में आया है और वो आगाह कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग अपनी कोई भी जानकारी, वही चाहे वो पैन कार्ड है, चाहे बैंक की डिटेल है, चाहे फोन नंबर है, और लिख रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर सरकारी कोई योजना आएगी तो सरकार के लोग उसका पंजीकरण करेंगे। किसी राजनीतिक दल को उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया है और इस नाम की कोई योजना ही नहीं है। तो ये कितना ज्यादा फ्रॉड और झूठ कर सकते हैं, ये आप इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है कि तुरंत 2 दिन में आनंद फानन में 50 रुपए का कार्ड बनवाया, लाखों कार्ड बनवा दिए, लोगों का रजिस्ट्रेशन लगा दिया और लोग, यही चीज आपको याद होगा यूपी में भी हुई थी। यूपी में भी हुई थी
जब कांग्रेस ने ये पैसे लेने के लिए और अपने कार्यालय में इस तरह के फॉर्म भरवाए थे और चुनाव के बाद, जीतने के बाद लोगों की भीड़ उनके कार्यालय में लग गई थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने खाली कहा था हम सरकार में आएंगे तो। लेकिन लोग भोले भाले हैं, महिलाएं भोली भाली हैं, दिल्ली के लोग, आप एक राजनीतिक पर आप ये बड़ा नुकसान पूरे राजनीतिक विश्वास पर कर रहे हैं, क्योंकि जब ये झूठ होता है तो लोगों को निराशा होती है। तो केजरीवाल पूरी तरह से इसमें केवल एक वोटों की राजनीति के लिए ये उन्होंने एक मायाजाल रचा है। सतीश जी, अगर बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री है, बस यात्रा महिला फ्री कर सकती हैं दिल्ली में, एक लंबे समय से चल रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है, क्या विचार है? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो चीज़ें, जो गरीब वंचित समाज है उसको सुविधाएं दी जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। मेरा दूसरा कहना है, बसें होंगी तो फ्री मिलेगा ना। डीटीसी आईसीयू में है, आज डीटीसी अपने रिकॉर्ड पर, जब से डीटीसी बने हैं, सबसे बड़े घाटे पर है, और वो सामान्य बस ही नहीं है, तो लोगों को लाभ क्या मिलेगा? तो आप लोगों को दिल्ली में आज लगभग 50 लाख लोग, 40 लाख लोग किससे जाते हैं? मेट्रो से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं। बसें अवेलेबल नहीं हैं, आपकी डीटीसी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, घाटे में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से, चाहे वो योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, चाहे वो वंचित समाज के लिए हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हैं, हम निश्चित रूप से इन योजनाओं को ना तो बंद करने वाले हैं, बल्कि इसको हम और अच्छे सुधरे हुए रूप में लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं जो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बने हैं, जो सुविधा इससे पूर्व में नहीं थी, जब से केजरीवाल की सरकार बनी है तो मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे बने हैं और लोगों को सुविधा मिल रही है। तो स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर वो अनेक राज्यों में जाते हैं अपने चुनाव के दौरान। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और उसको प्रचारित भी किया गया। हजारों करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, वो दिल्ली के टैक्स के पैसे से, लोगों के पैसे से मोहल्ला क्लिनिक अगर दिल्ली में एक बन रहा है तो उसका 4 करोड़ का, 5 करोड़ का एनी अमाउंट तमिलनाडु में प्रचार करने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में उसके प्रचार करने की क्या जरूरत है? उड़ीसा में प्रचार करने की क्या जरूरत है? एक मोहल्ला क्लिनिक की क्या कीमत होगी आप लगाइए, और उसका प्रचार का पैसा कितना होगा? दूसरा, जितने मोहल्ला क्लिनिक आपने वायदे किए थे, आज तक वो मोहल्ला क्लिनिक बने नहीं, नंबर 1, और रिकॉर्ड में कह रहा हूं। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिकों में जाकर तो देखिए हालात क्या हैं। जानवर उस मोहल्ला क्लिनिकों में घुस रहे हैं। इन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों को, जो उनकी जगह थी, उनको किराए पर दे दिया। दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में किसी प्रकार का कोई टेस्ट होता नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का एक रैकेट अलग से निकल करके आ गया। सेम नंबर का जो चला था, सेम नंबर का फ्रॉड का तो इनका इतिहास है। चाहे वो ऑटो परमिट हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, पानी के टैंकर हो, दे नो हाउ टू डू करप्शन। तो मोहल्ला क्लिनिक में ना तो उतने बने, और मोहल्ला क्लिनिक का दवाई भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, और लोगों को उसमें कोई राहत भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक 9 से और 2 बजे तक चलते हैं, ठीक है। इसके एवज में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए। 5 लाख का इलाज हर गरीब व्यक्ति को मिलना था। 35 राज्यों में से 2 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर आयुष्मान भारत योजना आपने लागू नहीं की, एक दिल्ली और एक वेस्ट बंगाल। दिल्ली में, दिल्ली के जो लाखों लोग हैं उनको ये 5 लाख का इलाज मिल सकता था। वो जाकर के अपना सिटी स्कैन करा सकते थे, वो अपना एक्सरे करा सकते थे, वो अपने कैंसर का इलाज करा सकते थे, वो अपने हार्ट का इलाज करा सकते थे, वो अपने यूरिनरी इन्फेक्शन का इलाज करा सकते थे, वो कोई मेंटल इलनेस है उसका इलाज करा सकते थे, और वो भी मैक्स जैसे हॉस्पिटल में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, कहीं सभी हॉस्पिटल्स में। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक 9 से 2। अब ये बड़ा हास्यास्पद है कि अगर आपको कोई अटैक भी आना है, भगवान करे किसी को, सभी सुरक्षित रहें, लोगों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, लेकिन 2 बजे के बाद अगर आप बीमार हो जाएं तो बीमारी भी 9 से 2 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर 2 बजे के बाद बीमारी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद है, अगले दिन ही। उसमें कोई टेस्ट होते हैं क्या? उसमें कोई एक्सरे होता है क्या?
उसमें कोई स्कैन, सिटी स्कैन होता है क्या? उसमें कोई एक्सपर्ट हैं क्या? उसमें कोई आपके अलग अलग, आज इतने डॉक्टर्स हैं, देयर इज नो एक्सपर्टाइज। तो उसमें ये जो 5 लाख का इलाज है वो लोगों को मिल सकता था। केवल वैमनस्यता के कारण, केवल मुझे इसका किसी को, मोदी जी को इसका कोई लोग ये ना कहें कि मोदी जी ने किया है, आपने इस कारण से इस आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। और हम ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है और हम पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ये पास करके देंगे, जितने भी लोग इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनको आयुष्मान भारत का इलाज फ्री दिया जाएगा 5 लाख का। ये हम इस बार कह रहे हैं। और 70 साल से ऊपर के जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी इसमें, वो चाहे किसी भी आय ग्रुप के हों, कैसे भी हों, उसमें कोई ये बार नहीं है, उनको भी इसमें हम देंगे। तो ये स्वास्थ्य मॉडल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली फेल है। आपने 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बना करके उसको एडवर्टाइज करके और लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। आप कहीं जाइए, कैमरा आपके पास है, और आप एक टेस्ट करिए, लोग आपको बताएंगे मोहल्ला क्लिनिक में क्या मिलता है। शिक्षा की अगर बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री शराब मामले में बंद है, बच्चों का भविष्य बनाने वाला नेता, जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसको दिल्ली की सरकार ने चुना था और उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा, वो शराब नीति के चलते बंद हुए, उसके बाद अब छूट कर आ गए। तो आप क्या देखते हैं इन दोनों को कैसे? मैंने कहा ना आपको कि इन्होंने कोई नए स्कूल नहीं खोले और इस स्कूल के मामले में भी बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हो गया। इन्होंने केवल नए एक्स्ट्रा कमरे बनाए, उन कमरों में एक एक कमरे की कीमत लाखों में आ गई और उसमें भी एक बड़ा घोटाला इस स्कूल में हो गया। आपने 3-4 स्कूलों को केवल उनका कुछ टाइल्स वगैरह बना करके कुछ आपने शोकेस एक बनाया, लेकिन आपका अगर स्कूल मॉडल इतना अच्छा था, अगर आपका शिक्षा का स्तर इतना अच्छा था, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए थे। आपके रिजल्ट्स चाहे वो 10th के रिजल्ट हैं और चाहे वो 12th के रिजल्ट हैं, लगातार आपके रिजल्ट्स गिरते गए। उसकी जगह इनका रिजल्ट 87-88% है, उसकी जगह बगल में ही एनडीएमसी है, एनडीएमसी के रिजल्ट 98%, 99% और 100% का रिजल्ट है। सेंट्रल स्कूल हैं, तो आपका मॉडल तो वैसे ही फेल है। आपने कोई नया स्कूल बनाया नहीं, शिक्षा नीति आपने लागू की नहीं, और जो शिक्षा मंत्री थे ये तो एक कैमोफ्लेज था, उनको तो ज्यादा इंटरेस्ट दिल्ली की लिकर पॉलिसी में था। जो लिकर स्कैम हुआ, जो इस लिकर स्कैम के अंदर से जिस तरह की स्कीम बनाई गई, उसमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो 100 करोड़ का तो ऑफिशियली है ही, लेकिन कई 100 करोड़ का अंडर द टेबल जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस भ्रष्टाचार में तमाम लोग इन्वॉल्व थे, साउथ के का कार्टेल था, के कविता उसमें इन्वॉल्व थी, और अगर सब कुछ ही ऐसा था तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? आपके उप मुख्यमंत्री जेल में चले गए, आपके सांसद जेल में चले गए और आपके मुख्यमंत्री भी जेल में चले गए। ये पूरा का पूरा जो इन्होंने कार्टेल बनाया इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर के, एक्साइज पॉलिसी का जो स्कैम किया, एक के साथ एक फ्री, और कितना नुकसान समाज को तो नुकसान हुआ ही, युवाओं को तो अंधेरे में आपने डाला ही। महिलाएं जिनके घरों के परिवार बर्बाद होने लग गए एक के साथ एक फ्री के कारण से, पूरे के पूरे समाज को आपने अंधेरे में धकेल दिया। और इसलिए, और उसमें जो करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हुआ पूरी तरीके से, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड पूरे देश की राजनीति में देखने में आया कि जिस सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर जेल में हो, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, मुख्यमंत्री जेल में हो, सांसद जेल में हो, और जितने विधायक हैं उन विधायकों पर सीआरपीसी की ऐसी कोई धारा नहीं है, चाहे वो एक्सटॉर्शन के केस हो, चाहे वो मारपीट के केस हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार के केस हो, चोर के, ठगी के, लड़ाई झगड़े के, सब प्रकार के केस अगर 62 एमएलए हैं तो कई 100 केस इन लोगों पर लगे हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली के लोगों को गारंटी देता हूं, मैं दिल्ली के लोगों से कहता हूं कि मेरा एक भी एमएलए, कोई भी ऐसा एमएलए नहीं होगा जिसके ऊपर केस ना हो, फर्जी डिग्री के केस ना हो, मैं उनकी गारंटी लेता हूं। लेकिन आज क्या हुआ? वो खुद जब ऐसे हैं, क्या हुआ? उन्होंने हमारे और आपके जो टैक्स का पैसा था, उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था। ये शपथ पत्र मेरे पास है और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस शपथ पत्र में उन्होंने कहा कि मैं ये शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र से
मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, मैं अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूँगा, मैं जन लोकपाल लेकर के आऊँगा एंड मैं स्वराज्य की धारणा में विश्वास करूँगा। वेयर इज द जन लोकपाल? कहाँ है जन लोकपाल? जिस जन लोकपाल के लिए आपने जंतर मंतर पर धरने किए थे, लोगों को मूर्ख बनाया था, वो जन लोकपाल तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आपका स्वराज्य की धारणा कहां गई? और आपने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आप सबको ध्यान होगा, एक नीले रंग की वैगनार आती थी गाजियाबाद से, जिसमें वो आते थे, उसका बहुत प्रचार हुआ। आपने कहीं वो वैगनार दिखाई देती है? आज फ्लीट ऑफ कार्स उनके साथ चलती है। उन्होंने कहा सुरक्षा नहीं लूंगा, आम लोगों को सुरक्षा की जरूरत है, मैं तो चाहता हूं कि आम लोग सुरक्षित रहें, पुलिस उनके पास रहे। आज कितने सुरक्षाकर्मी उनके पास हैं? फिर उन्होंने कहा कि मैं मकान नहीं लूंगा। झूठ, बेईमानी और मक्कारी, ये पूरा का पूरा इस 10 साल में दिल्ली को बेहाल कर दिया इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने। दिल्ली के जो हाल बने हैं, जिस तरीके से ये शीश महल इन्होंने बनाया, इस शीश महल के अंदर 52 करोड़ से लेकर के 80 करोड़ तक का खर्चा इसमें हुआ। 5 करोड़ के पर्दे, 6 लाख से लेकर 10 लाख तक के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक WC, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप गर्म करिए, बटन दबाइए, अपने मोबाइल ऐप से उसको उसका ढक्कन उठा दीजिए, गिरा दीजिए, सो एन एंड सो ऑफ। 10 करोड़ के केवल जो हमारे घर में फ्लावर बास और इस तरह के जो हम इक्विपमेंट लेकर के आते हैं, वो 10 करोड़ के उसमें लगे। घर की सुंदरता को बढ़ा, सजावटी सामान जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में। वॉल पैनलिंग, अब ये घर है, वॉल पैनलिंग इसमें हुई है। वॉल पैनलिंग में 4.5 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ का खर्चा। 150 से लेकर 200 तक AC आपने उसमें लगा दिए, जो लोग बताते हैं, लोग कहते हैं। फिर उसके और सब कुछ ये PWD के रिकॉर्ड पर है। आपके ऑटोमेटिक डोर, 70 लाख के ऑटोमेटिक डोर, आपकी कारपेट, कितनी महंगी कारपेट, 10 लाख के आपके फ्रिज, मतलब एक पूरी लंबी लिस्ट है। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री निवास है। ये आम आदमी तो नहीं हो सकता, ये आम आदमी हो सकता है। और ये किसका पैसा था? मेरा सवाल है कि ये 52 करोड़, 80 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़, ये किसका पैसा था? किसके पैसे से बना ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा था। ये गरीब आदमी के मेहनत से किए हुए टैक्स का पैसा था, जिसमें आपने इतनी विलासिता की। ये आप आम आदमी पार्टी हैं? ये आप आम लोगों को ये दिल्ली में ये लेकर के आना चाहते थे? आपने दिल्ली को पूरी तरीके से एकदम लूटने का काम किया, बेईमानी आपने की। आपने कहा था कि मैं जितने भी विपक्षी लोग हैं, उन्होंने सबको कहा सब बेईमान है। लालू प्रसाद बेईमान है, कांग्रेस बेईमान है, भारतीय जनता पार्टी बेईमान है, ये जो दीदी है हमारी ममता दीदी, सबको आपने बेईमान कहा। लेकिन सबके साथ गलवैयां डाल करके आप खड़े हो गए, देश के लिए मैं इनके साथ खड़ा हूं। बेईमानी की पराकाष्ठा है, बेईमानी की पराकाष्ठा है। दिल्ली आज हर आम आदमी, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, बड़े तक, 10 से 20 सिगरेट रोज पीता है इस पॉल्यूशन के कारण। सिगरेट नहीं पीता, लेकिन पॉल्यूशन का जो धुआं है, पॉल्यूशन जाता है वो उसके उसमें जाता है। क्या कहा था हम सब लोगों को याद होगा? पंजाब की पराली, पंजाब में पराली जलती है, इसलिए यहां पर प्रदूषण होता है। आज पंजाब किसके पास है? पंजाब आपके पास है। तो पंजाब में पराली जलना बंद हो गया क्या? पंजाब से धुआं आना बंद हो गया क्या? अब आपने गोल शिफ्ट किया, आप पंजाब की जगह बोल रहे हैं कि ये यूपी से आता है। अब हवा उल्टी हो गई। यानी केवल और केवल बेईमानी, भ्रष्टाचार और आरोप लगाने की राजनीति करना, ये उनके राजनीति का एक ढंग है। और पराली के बारे में ये भी कहा था मैंने, तो इसके पूरी, मैं IIT में रहा हूं, मैंने एक ऐसा निकाल लिया है कि उस पराली को यूज करके लोग पैसे कमाएंगे। सब बेईमानी, लिक्विड बनाया था कुछ इस तरीके के, बहुत चला हुआ, सब बेकार की बातें, झूठ, बेईमानी। और दिल्ली की जनता अब इनके सारे इस भ्रष्टाचार को, इनके इस कुप्रशासन को, इनका जो जिस तरह से दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिला, लोगों को यमुना जिस तरह से प्रदूषित हुई है, जिस तरीके से यमुना काले नाले में तब्दील हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़का है पता नहीं चलता, यातायात व्यवस्था कुछ है नहीं, पार्किंग कुछ है नहीं, पार्क्स की व्यवस्था खराब है, और MCD में
कचरा कचरा और दिल्ली पूरी तरह से कूड़ा कूड़ा हो गई है। पहाड़ निकालने की आपने बात की थी, लेकिन हर जगह हर कॉलोनी में छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ आपको दिखाई दे जाएंगे। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कोई भी कॉमन मैन का सुनने वाला नहीं है। सतीश जी, चलते चलते अंतिम सवाल, 98 के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आई, आखिर ये बनवास कब खत्म होगा और क्या योजनाएं हैं आपके पास? क्योंकि आपने सभी बातें बताई कि अरविंद केजरीवाल के अंदर ये कमियां थी या ये खामियां हैं और इन चीजों को उन्होंने गलत तरीके से किया, पहुंचे। देखिए, क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी और दिल्ली में आ रही है। हमारा बनवास समाप्त हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में जिस तरीके से बाकी राज्यों का विकास हुआ है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर जैसा क्षेत्र आज प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली में हम हर घर जल योजना जो इन्होंने यहाँ लागू नहीं की, उसको हम लेकर के आएंगे। हम दिल्ली के अंदर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का, ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, चाहे वो मोनोरेल है या जो जिस तरह से हमने अपनी जो बाकी जो सुविधाएं ट्रांसपोर्ट में बढ़ाई हैं, उनको हम लेकर के आएंगे। हमारी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, हम आयुष्मान भारत यहाँ पर लागू करेंगे। हम यहाँ पर जो सड़कें हैं, उन सड़कों को नई तरीके से रिकार्पेटिंग करके दिल्ली में कम से कम 66 से 70 सड़कें ऐसी हैं जिनको इमरजेंसी लेन में तब्दील करने की ज़रूरत है। यहाँ जो डिस्पैरिटी है बिजली के बिलों में, उसको हम ठीक करेंगे। यहाँ जो पानी के बिल हैं, उनको हम ठीक करेंगे। मैं आपको एक और बता दूँ चलते चलते कि आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अगर आपका 200 गज का घर है और आप नया घर आपने किसी को सेल कर दिया, तो पुराना पानी का कनेक्शन आपका 2-3 हज़ार का ट्रांसफ़र हो जाता था। आज 200-300 गज का घर में आपको 25 लाख 30 लाख रुपया केवल सीवर कनेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ इस सरकार ने डाला है। तो हम ये लेकर के आएंगे। और जो गुड गवर्नेंस है, चांस की बात है कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं। आज देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वीं जन्म जयंती भी है और इसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सुशासन और सेवा हमारा मूल एक आधार है राज्य करने का। हम पानी को, दिल्ली की यमुना को साफ करेंगे, दिल्ली में बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देंगे, दिल्ली में जो बिजली के बिल हैं उसको हम एट पार लेकर के जाएंगे, और जो सड़कें हैं उसका स्ट्रक्चर हम ठीक करेंगे, दिल्ली की सफाई को अच्छे तरीके से लेकर के जाएंगे। एक बेहतर दिल्ली के पार्कों में बच्चे खेल सकें, एक हैप्पीनेस इंडेक्स दिल्ली का बढ़े, लोग परेशानी से कम, उनकी परेशानियां खत्म हो और हैप्पीनेस बढ़े। इसके लिए हम एक अपना संकल्प पत्र लेकर के आ रहे हैं और ये संकल्प पत्र हम पूरे दिल्ली के लाखों लोगों से उनकी जन आकांक्षाएं, उनसे हम पूछ रहे हैं अलग अलग माध्यम से। तो मैं आपको क्या क्या हम करने वाले हैं आने वाले 3-4 दिन के अंदर, अपना संकल्प पत्र दिल्ली के लिए, दिल्ली की जन आकांक्षाओं का संकल्प पत्र, वो पत्र हम लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें एरिया वाइज, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, सोशल फैब्रिक, पार्क्स, सैनिटेशन, वृद्धावस्था पेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, नए कॉलेजेस, नए स्कूल, उद्योग धंधों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, रिलीजियस प्लेसेस पर, ये सब चीज़ें हम अपने संकल्प पत्र में लेकर के आ रहे हैं और बेहतर दिल्ली का विजन हम आपके सामने लेकर के आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच। ज़रूरत थी आज इस पॉडकास्ट की कि लोगों को पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, किन विजन्स के साथ इस बार चुनाव में उतर रही है। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।